नमस्कार, मैं संजीव तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं एक नया सेशन लेकर। इस सेशन में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रयोगों की बात करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उस पर आधारित वाक्यों को आपने बनाया था। आप उस सेशन को देख करके प्लेलिस्ट से और जुड़ जाइए। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, जो पुराने हों, इस बार ही जुड़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और पिछले सेशंस को देखें। इससे कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस पे भी वीडियो, उस पे भी वीडियो, तो शायद आप प्लेलिस्ट को नहीं देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में जा करके पुराने सेशंस को देख करके ही आएँ, रिवीजन करके आएँ, तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो इस सेशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रयोगों की तरफ चलेंगे। इसका यूज कब करें? हम अपनी बात जब इंग्लिश में कह या लिख रहे हैं तो वो बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए कब, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस की बात करें तो इसके प्रयोग की बात किया जाए, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हम अपनी बात इस टेंस में कब कहते हैं। तो इसके प्रयोग की बात करें तो इसके पहले दो प्रयोगों को जरा आप ध्यान दीजिए, बड़ा बेसिक है। इसका पहला तो ये, एक्शन हैपनिंग नाउ, ऐसी क्रिया के लिए, ऐसे कार्य के लिए जो अभी हो रहा है, जो जारी है। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, कार्य जारी है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आप इसको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो यू ऑल आर वॉचिंग मी। तो इस तरह से देखिए कार्य हो रहा है, ये जो कार्य चल रहे हैं इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग, मैं दोनों साथ में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही क्लोज रिलेशन है, उस डिफरेंस को समझना जरूरी है। दूसरा है एक्शन हैपनिंग, यहां हैपनिंग नाउ छूट गया, नाउ लिख लो, हैपनिंग नाउ, एंड एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम। क्या ध्यान से देखिए, आप कहेंगे साहब इन दोनों में अंतर क्या है? बिग डिफरेंस है। एक्शन हैपनिंग नाउ का मतलब कि कार्य अभी जारी है, एंड एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं तब वो कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो कार्य आजकल चल रहा है। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रखता हूं, उन दोनों एग्जाम्पल से आप इन दोनों पॉइंट्स के अंतर को समझ पाएंगे और इस टेंस का प्रयोग करते समय आप इसका ख्याल रखेंगे। मैंने क्या कहा कि इस टेंस का पहला प्रयोग उस एक्शन के लिए जो अभी हो रहा है, और इसका मतलब है कि वह एक्शन जो इस दौरान हो रहा है। डिफरेंस देखिए, आप जैसे कहें कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ, या ठीक है, या एट दिस टाइम, जो भी कहना हो। आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ, मैं अभी एक उपन्यास पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, जो भी आपको कहना हो, ठीक है। अब ये किसको डिफाइन कर रहा है बेटा? पहले वाले को, एक्शन हैपनिंग नाउ। लेकिन इसी बात को अगर मैं कहूं कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउअडेज, या दीज डेज, ये भी आप कह सकते हैं, दीज डेज। देखिएगा जरा, इन दिनों मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। अब ये वाक्य क्या बता रहा है कि आप जब कह रहे हैं, जब ये सूचना दे रहे हैं, तब वो एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्शन चल रहा है। रोज आप एक पर्टिकुलर टाइम पर या थोड़ा थोड़ा करके उपन्यास को पढ़ते हैं, और इस वाक्य का क्या मतलब है
कि इस समय आपके हाथों में वो नॉवेल है और आप उसको पढ़ रहे हैं। तो दिस इज डिनोटिंग एक्शन हैपनिंग नाउ एंड दिस इज डिनोटिंग एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम। क्लियर हुआ? मैं आप तक पहुंचा? इन इस टेंस का प्रयोग कार्य जारी रहने के लिए, वो कार्य दो तरह का हो सकता है, एक जो इस समय चल रहा हो, दूसरा जो हो रहा हो लेकिन उस समय नहीं हो रहा हो जब आप इस बात को बता रहे हैं। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट इज रेनिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम कुकिंग फूड। इन सब में कार्य जारी है। लेकिन आप कहें कि ही इज टीचिंग फ्रेंच एंड लर्निंग जर्मन। अब देखिए जरा, ही इज टीचिंग फ्रेंच एंड लर्निंग जर्मन। अब इस वाक्य में ये दोनों कार्य साथ साथ तो हो नहीं सकते। इस वाक्य का क्या मतलब है कि आजकल वह फ्रेंच पढ़ाता है और जर्मन सीखता है, जर्मन भाषा खुद सीख रहा है और फ्रेंच पढ़ा रहा है। ये वाक्य साफ साफ कह रहा है कि एक्शन बोलते समय नहीं हो रहा है। ये आपको सूचना दी जा रही है कि इन दिनों उसका समय फ्रेंच पढ़ाने और जर्मन सीखने में बीत रहा है। अर्थात ये वाक्य किसको डिनोट कर रहा है? एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम। क्लियर? और जब आप कहते हैं कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन पका रहा हूं, पका रही हूं। अर्थात जब आप बोल रहे हैं तभी कार्य चल रहा है। कौन सा? एक्शन हैपनिंग नाउ। क्लियर है? तो इस टेंस के पहले दो प्रयोग कार्य जारी रहने के लिए और कार्य जारी रहने में जो डिफरेंस है, आई होप मैंने आप तक पहुंचाया। आगे चलें, देखिएगा जरा, संभालिएगा इन चीजों को। अब इस टेंस का प्रयोग करते समय एक सावधानी भी आपको बरतनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही पर्सन के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो एक्शंस साइमल्टेनियसली किए जाते हैं, साथ साथ एक साथ दो कार्य किए जाते हैं। जब एक साथ दो कार्य किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है दो क्रियाएं होंगी तो दो ऑक्सिलरीज वर्ब भी आएंगे। अब दो ऑक्सिलरी वर्ब्स जब आएंगी आप उनको एंड से जोड़ेंगे तो भाषा कहती है कि बार बार ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अगर सेम सब्जेक्ट के द्वारा दो डिफरेंट एक्शन हो रहे हैं तो उनको एंड से जोड़ते समय, ठीक है, जो दूसरी वाली ऑक्सिलरी है, जो दूसरा एक्शन होता है एंड के बाद जो दूसरे एक्शन को आप जोड़ते हैं उसके पहले आने वाली ऑक्सिलरी को ड्रॉप कर दीजिए, वो आके सुंदर बनेगा। ये ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं है, ये वाक्य के सुंदर लगने प्रयोग। मैंने कहा ना कि ग्रामर एक चीज है, यूसेज दूसरी चीज है। तो प्रयोग कहता है कि जब दो एक्शन साथ हो तो दूसरी वाली क्रिया के पहले की ऑक्सिलरी को ड्रॉप कर दीजिए एंड से जोड़ते समय, वाक्य सुंदर बनेगा। देखिए जरा, जैसे आप कहेंगे कि शी इज नीटिंग एंड लिसनिंग टू द रेडियो। देखें साहब, वह एक साथ दो कार्य करिए। गांव में अक्सर होता है, सब्जी काटते समय आप याद करिए अपना विद्यार्थी जीवन, हम लोगों को याद आता है। अब तो चूंकि मोबाइल का जमाना आ गया, कमरे में मनोरंजन के नाम पे रेडियो हुआ करता था और विविध भारती जिंदाबाद। तभी हम लोग जब आए थे तभी इतने सारे एफएम भी नहीं थे, ये बिग एफएम और रेड एफएम और मिर्ची और क्या क्या, अपना विविध भारती जिंदाबाद था। छाया गीत, जयमाला, तो छाया गीत लगा करके गाने बजते थे और रोटी बेली जाती थी, सब्जी बनती थी, पार्टनर्स सब मिलके खाते थे, मस्ती करते थे। तो एक साथ गाना भी सुनते थे, खाना भी बनता था। तो गांव में कोई स्त्री है जो बुन भी रही है स्वेटर अपने बच्चों के लिए और साथ में रेडियो पे गाना भी चल रहा है, तो दोनों क्रियाएं साथ हो रही। देखिए यहाँ पे दो एक्शन एंड से जुड़े, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑक्सिलरी है उसको छोड़ दिया गया। अगर आप इसको कहते कि सी इज नीटिंग एंड इज लिसनिंग, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इट डजंट साउंड गुड। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी को ड्रॉप कर देंगे। आप भी ऐसा करें, आप कहें कि वी आर कुकिंग एंड लिसनिंग टू द रेडियो, कर सकते हैं। दे आर
प्लेइंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। आप इस तरह से खेलते हुए बतिया भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, हम उनको एंड से जोड़ते हैं, तो दूसरी ऑक्सिलरी को हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। देखिएगा जरा, इस टेंस का प्रयोग करते समय आपको सावधानियां और प्रयोग की बात। इस टेंस का एक और मजेदार प्रयोग है। ये टेंस ऐसे क्रियाओं के लिए भी किया जाता है जिसमें फ्यूचर डिफाइंड हो। आपको मैंने कहा था कि मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाने से पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाना चाहता हूं। क्यों? आपके सामने ये देखिए, कोई अगर प्लान्ड या डेफिनिट फ्यूचर है, आप डेफिनिट फ्यूचर के लिए इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो वहां पर समय का होना जरूरी है। आप टाइम दे देंगे। जैसे आप कहेंगे मोहन इज कमिंग टुमारो। अच्छा, जब मैं डेफिनिट फ्यूचर कह रहा हूं तो आप कहेंगे सर जी फ्यूचर डेफिनिट कहां होता है, फ्यूचर तो अनिश्चित होता है। बिल्कुल, यहां डेफिनिट फ्यूचर का मतलब उस साथ कोई समय दे दिया, कल, परसों, आज रात ना, अगले सोमवार को, अगले हफ्ते। तो प्लान तो होता है ना। आप देखिए, आने वाले 2023 में विश्व कप होगा, विश्व प्लानिंग चल रही है। 2020 वर्ल्ड कप होगा, प्लानिंग चल रही है। अभी ओलंपिक होने वाला था, 4 साल पहले प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो हम प्लान करते हैं अपने भविष्य को, उसके लिए एक समय देते हैं, तारीख देते हैं, महीना देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं, पीरियड देते हैं। अगर वो दिया हुआ है तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर में बनाने के बजाय हम कॉन्टिन्यूअस, इसके पहले चर्चा मैं कर चुका हूं कि सिंपल फ्यूचर में भी बन सकता है। आप ऐसे वाक्यों को सिंपल फ्यूचर में या सिंपल प्रेजेंट, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य ज्यादा लोकप्रिय हैं, ज्यादा यूजुअल है, लोग कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ज्यादा करते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो आप कह सकते हैं आई गो टू दिल्ली टुमारो। आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो इज मच पॉपुलर, मच यूजुअल देन गो टू। यहां पर विल शैल का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। आई शैल गो टू में केवल योजना है, प्लानिंग नहीं, मतलब प्लानिंग है लेकिन तय नहीं है। बट आई एम गोइंग और आई गो में प्लानिंग जो है वो तय है, उसमें डेफिनिट किया गया है, समय दिया गया है। इसलिए इन वाक्यों का प्रयोग करते समय आप धड़ल्ले से कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए करेंगे। आपको कहना हो कि पिताजी अगले हफ्ते वाराणसी जाएंगे, तो आप इसका अनुवाद करिए कि फादर इज गोइंग टू वाराणसी नेक्स्ट वीक। देखिएगा जरा, बिल्कुल 100% खरा वाक्य है और यहां विल शैल का प्रयोग करना बल्कि आपकी अज्ञानता को दिखाता है। फादर विल गो की जगह फादर इज गोइंग टू। अच्छा, समय जरूर दे दीजिएगा। अगर समय नहीं देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। उस डिफरेंस को बताने के लिए कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, समय का होना जरूरी है। तो नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, टुमारो ना, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, कुछ ना कुछ वहां पे देना पड़ेगा। दिस इवनिंग, टुनाइट, टुडे। इन समय को दे करके आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए कर सकते हैं और ये बेहतर सेंटेंस हैं, अधिक आकर्षक सेंटेंस हैं, अधिक यूजुअल हैं। अंग्रेजीदा लोग या अंग्रेजी को जानने वाले ऐसे वाक्यों को कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, वे लोग आएंगे, हम लोग मैच खेलेंगे, हम लोग कार खरीदेंगे, ऐसे वाक्यों को इसी प्रकार बनाते हैं। हमें भी बनाना चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है? अच्छा, हाँ, एक बात जरूर है, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे ये टाइम का होना, टुमारो, नेक्स्ट वीक का होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर के बीच के एक्शन को कंफ्यूज करेगा। लेकिन अगर वहां पे वर्ब कम है, गो है,
तो गो और कम को हम टाइम के बिना भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर आप गो और कम का प्रयोग करते हैं तो गो और कम वर्ब को हम फ्यूचर सेंस में टाइम दिए बगैर भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी क्रियाओं के साथ टाइम का होना जरूरी है। यहां पर टाइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू, देखिए इन वाक्यों में, इस सेंस में गोइंग टू का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, गोइंग टू का प्रयोग, है ना। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, देखिएगा वी आर प्लेइंग अ मैच या वी आर गोइंग टू प्ले मैच। अब यहां पर टाइम देना जरूरी नहीं है। गोइंग टू प्ले मैच का मतलब हम लोग मैच खेलेंगे, कंफर्म हो गया। आप कहेंगे शी इज गोइंग टू कम, ये देखिए वह आने वाली है, अर्थात वह आएगी, उसने कहा है वह आएगी। शी इज गोइंग टू कम विथ अस, वह हमारे साथ चलेगी। देखिए गोइंग टू कम, गोइंग टू प्ले, गोइंग टू गो, वह जाने वाली है, वह जाएगी। आप कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं, शी इज गोइंग टू गो, अर्थात वह जाएगी, वह जाने वाली है। इन वाक्यों में जब आप कमिंग का प्रयोग ना, दे आर कमिंग, वी आर गोइंग, आप गोइंग कमिंग का प्रयोग जब करते हैं फ्यूचर सेंस में तो वहां पर टाइम देना मजबूरी नहीं है, लेकिन बाकी क्रियाओं के साथ टाइम का होना जरूरी है। तो पहली चीज कि एक्शन जारी रहने के लिए, दूसरी बात कि जहां पर कार्य भी हुआ नहीं है, होने वाला है, वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस सेंस में गोइंग टू का प्रयोग बड़ा लोकप्रिय है। हम लोग कार खरीदेंगे, वी आर गोइंग टू बाई अ कार। हम लोग मैच खेलेंगे, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच। हम लोग अपने दोस्तों से मिलेंगे, वी आर गोइंग टू सी आवर फ्रेंड्स ना। पिताजी हमारे लिए साइकिल खरीदेंगे, फादर इज गोइंग टू बाय अ बाइसिकल फॉर मी। आप इस तरह से ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। आजकल इस गोइंग टू की जगह ये गोइंग टू वाला प्रयोग बड़ा खूबसूरत सा है, इसका खूब प्रयोग फ्यूचर सेंस में होता है। क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी बात और इस टेंस के बारे में, तो जाके ये बात थोड़ी मुकम्मल होगी। कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, हम इशारे ही करते हैं। बाकी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिश्रम करके चीज़ों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में प्रश्न करना चाहिए। एक सवाल आ गया था CGL 3 में, एरर का सवाल था। सवाल ये था कि ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। इसमें एरर पूछ दिया और धड़ल्ले से दीदी भैया लोगों ने इसमें एरर लगाया कि ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज का प्रयोग इस टेंस के साथ नहीं होता है। राम राम, गंदी बात। आपको ये बता दूं कि इस टेंस के साथ भी ऑलवेज का प्रयोग हम करते हैं। कब? जब किसी एक्शन को रिपीटेडली होने को बताना हो। जब कोई एक्शन लगातार हुए जा रहा है, बार बार हुआ, वो हैबिचुअल होता जा रहा है, तो उस हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। खासकर ये तब किया जाता है जब स्पीकर इस रिपीटेड एक्शन से इरिटेट है, वह गुस्से में है, परेशान है, वो इसको पसंद नहीं कर रहा है, ही इज नॉट लाइकिंग इट। आप कोई काम बार बार करते हैं और वो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है। यार तुम बार बार, जब देखो तब तुम चाबी खो देते हो, जब देखो तब तुम लेट आते हो, जब देखो तब तुम ऑफिस छोड़ के चले जाते हो। इस तरह के वाक्यों को करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और यहां पर ऑलवेज आता है जो स्पीकर के इरिटेशन को बताता है। क्लियर? अभी मैं एग्जांपल देता हूं, पहले बात को समझिए। हाँ, ऑलवेज का प्रयोग आप फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के साथ भी कर सकते हैं जब आपको यह बताना हो कि ये जो बार बार कार्य होता है इससे मैं नाराज हूं, अपने आप से दुखी हूं, मुझे इस बात का कष्ट है कि ये बात मुझसे हो जाती है, मैं करना नहीं चाहता। वो ऋषि कपूर जी का गाना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, याद है ना? तो जब ये कहना क्या मैं नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, तब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं ऑलवेज के साथ। या जब देखो तब तुम मुझे परेशान करते हैं, तो दूसरे को कहना हो तब भी हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऑलवेज के साथ। देखिएगा जरा, जैसे आप कह सकते हैं यू आर ऑलवेज
लूजिंग योर कीज। ये देखिए, इसमें बोलने वाला इडियट बोला, यार जब देखो तब अपनी चाबी खो देते हो, हद हो गई है, जब देखो चाबी खोइए, चाबी खोइए, चाबी खोइए, परेशान किए हुए। ये देखिए, यू आर ऑलवेज, वो जब देखो तब देर ऑफिस छोड़ के चली जाती है, देर से आते हैं, आप कहोगे शी इज ऑलवेज कमिंग लेट। ये देखिए, बॉस कह रहा है, उसकी तो आदत है, वो जब देखो देर से ही आती है। अब यहां पे देखें, आप लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सेंस निकल रहा है सिंपल प्रेजेंट का, कार्य बार बार होता है, हैबिचुअल एक्शन है, एंड दीज आर 100% 200% करेक्ट सेंटेंसेस। बहुत ही लोकप्रिय सेंटेंस हैं ये। कई मत सोचना कि ऑलवेज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ये हर टेंस के साथ आ सकता है, वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कहीं भी आ सकता है यार, है ना। और एक वाक्य अपने आप के बारे में कहना कि यार मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे ये बात क्यों हो जाती है, तब भी आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे आई एम ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। यार मेरे से गलती बार बार हो जाती है, मैं तो परेशान हो गया हूं। स्कूल एग्जाम में जाते हैं, कोई क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर बार आप गलत करके आते हैं। आप क्या कहते हैं, यार ये वाला सवाल ना मैं अक्सर गलत करता हूं, अक्सर गलत करती हूं, आई एम ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक, नहीं आई ऑलवेज डूइंग दिस क्वेश्चन रॉन्गली। आप वहां पर पे ऑलवेज का प्रयोग कर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके इन वाक्यों को लिखेंगे। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रयोग थे। आप कहां इनका प्रयोग करेंगे? आप हिंदी में ढेर सारे वाक्यों को सोचें, उनका अनुवाद करें, और जहां लगता है कि कोई अभी भी प्रॉब्लम है, हम चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं हूं ना, आई एम ऑलवेज देयर। आप अपनी बात पहुंचाएं, मैं सलूशन दूंगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिए हैं, तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ ही लेंगे अगले सेशन में, तब हम लोग फ्यूचर की ओर जाएंगे और फिर परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, तब जाके टेंस की श्रृंखला समाप्त होगी। मजा आने वाला है, देखते रहिए, समझते रहिए, अपनी समस्याएं भेजते रहिए, बांटते रहिए, बताते रहिए, ये आपका काम है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, वरना फिर न हम लाभान्वित होंगे ना आप होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई बात के साथ। थैंक यू।